देखिए बच्चों, अभी तक जो लेजर में हमने पढ़ा है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हमने पढ़ा क्या क्या है, क्योंकि एक दूसरे से टॉपिक लिंक हैं काफ़ी सारे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लेजर है क्या, लेजर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और एप्लीकेशंस क्या हैं, और एक लेजर एक्शन के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। तो लेजर की कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बताएंगे आप? एनी वन ऑफ यू कोई बताए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेजर में जो बहुत इनको अलग करती है, इसको स्पेशल या ऑर्डिनरी लाइट से या ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट से अलग करती है? डायरेक्शनलिटी, वेरी गुड। मोनोक्रोमेटिसिटी, कोहेरेंस, इंटेंसिटी। हाईली इंटेंस है, कोहेरेंस प्रॉपर्टी बहुत हाई है इसमें, मोनोक्रोमेटिसिटी है, और एक क्या था? डायरेक्शनलिटी, ठीक है ना। ये चार प्रॉपर्टी एक ऑर्डिनरी सोर्स से लेजर लाइट को अलग करती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमने पढ़ा था, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर। लेजर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? वेरी गुड, एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स, ऑप्टिकल रेजोनेटर। दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स। मतलब जो एक लेजर सोर्स के लिए जो हम लेजर प्रॉम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें जरूरत है। एक्टिव मीडियम का मतलब क्या था? क्या कोई भी लेजर एक्शन दो स्टेट में पॉसिबल हो सकता है? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है पॉसिबल? एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है। नॉर्मल जो एटम है हमारे पास, कोई सब्सटेंस हमने लिया हुआ है, दो स्टेट है उसके अंदर, एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है। क्या लेजर एक्शन पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, वो तो रिक्वायरमेंट है। पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हो पाती। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? लेजर एक्शन की सबसे खास, जो लेजर एक्शन की जो सबसे मेन कंडीशन है ना, वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब इसका ये है कि एक्साइटेड लेवल में नंबर ऑफ एटम्स जो है ज्यादा होने चाहिए ग्राउंड से। अगर दो ही स्टेट है ना तो फिर वह आवाजाही चलती रहेगी, आए गए इस प्रकार से चलते रहेंगे, तो क्या होगा उसमें वहां पर एक कलेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट एटम का वो 10⁻⁻⁹ सेकंड का होता है। इसीलिए हमें जरूरत क्या पड़ी? मेटास्टेबल स्टेट क्रिएट करने की जरूरत पड़ी। वो कैसे क्रिएट करेंगे? वो एक्टिव मीडियम की हेल्प से क्रिएट करेंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है, हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन करवा लिया, एक्टिव मीडियम भी ले लिया, क्या हमारा लेजर एक्शन हो जाएगा या कुछ और भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा? कि नहीं सर, इनसे बात बनेगी नहीं, हमें कुछ और भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन बातों को भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम एक बहुत अच्छे लेवल पे लेजर एक्शन करवा सकते हैं। एक मेन मुद्दा ये है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब हमने ये कहा था कि कोई भी लाइट सोर्स परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं हो सकता, ये बात भी हमें पता चल गई है। किस प्रिंसिपल के थ्रू इस बात पे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं? हाँ सर, ये ऐसा हो नहीं सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि डेल्टा ई डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट है वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, एच कट जिसको हम कहते हैं, यानी देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एज वेल एज टाइम। यानी अगर टाइम परफेक्टली आप एक्यूरेटली मेजर कर लिया है तो इसका एनर्जी का जो अनसर्टेनिटी हो इनफाइनाइट चला गया, और अगर एनर्जी को आपने एक्यूरेटली मेजर कर लिया है तो टाइम का। डेफिनेटली इसका मतलब है कि शार्प लाइन जो है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट एमिट नहीं हो सकती, यानी परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं हो सकता। इसीलिए एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट ए वेरियस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ। हाँ, ये फर्क है। ऑर्डिनरी सोर्स में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है बहुत ज्यादा रेंज होती है, वो लेजर लाइट में बहुत कम होगी वो, ठीक है ना, इतनी शार्प होगी। इसीलिए हम उसको हाईली क्रोमेटिक बोलते हैं, हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट लेजर लाइट को कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, दैट इज थ्रेशोल्ड कंडीशन एंड शैलो टाउन्स कंडीशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। शैलो टाउन कंडीशन क्या है या थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है? थ्रेशोल्ड वर्ड बहुत एक कॉमन वर्ड है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने सुना हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हम बार बार जिक्र करते हैं। तो यहाँ थ्रेशोल्ड कंडीशन का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए एक एक्टिव मीडियम ले लिया,
एक्टिव मीडियम में आपको पता है जब भी सब्सटेंस को हम एक्साइट करते हैं तो स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, डी एक्साइट होता है। डी एक्साइट होने से फोटॉन्स निकलेंगे। अब वो फोटॉन्स हमारी हेल्प कर सकते हैं कि जो मेटास्टेबल स्टेट में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, हम चाहते हैं कि वो एकदम से क्या हो, डी एक्साइट हो, जिसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे वो स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर हमें स्टिमुलेटेड फोटॉन्स मिलेंगे। लेकिन दिक्कत ये है बच्चे, ये प्रोसेस डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, रैंडमली होगा ये। और रैंडमली होगा तो हमें जो फोटॉन्स मिलेंगे वो रैंडम डायरेक्शंस में मिलेंगे। ठीक है, तो दिक्कत यहां पर वही है, क्या वो सारे एक फेज में मिलेंगे? क्या वो सारे एक फेज में मिलेंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें जरूरी है, हम जब उस एक्टिव मीडियम को रेजोनेटर के बीच में रखते हैं, रेजोनेट कैविटी के बीच में रखते हैं, रेजोनेटर मींस पेयर ऑफ टू मिरर, वन इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग एंड अदर इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, इनके बीच में जब एक्टिव मीडियम को रखते हैं तो क्या होगा बच्चों, जो वहां पर फोटॉन्स हैं वो क्या होंगे, वो बार बार मिरर्स में टकराएंगे। ऐसे यहां टकराए, टकराने के बाद यहां गए, फिर यहां टकराए, फिर यहां वापस आए, फिर टकराए, फिर यहां वापस आए, इस प्रकार से वो टकराते रहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो जो फोटॉन्स एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग होंगे, केवल उन फोटॉन्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, बाकी फोटॉन्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद जो फोटॉन्स निकल के आएंगे वो यूनिडायरेक्शनल फोटॉन्स निकल के आएंगे। और तब हम कहेंगे कि जो लेजर लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक भी हो गई है, वो हाईली डायरेक्शनल भी हो गई है। यानी इसमें इस ऑप्टिकल रेजोनेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है और ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। यानी फाइनली जो फोटोन है एक पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग निकल के आएंगे, वो इसके थ्रू बाहर निकल के आएंगे। इसलिए जो मैंने जो एरो दिखा रखे हैं ये एमिटिंग फोटोन्स दिखा रखे हैं। नंबर कम होगा कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी बच्चे वहां से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन जरूरी है। जैसे आपको पता है, एक स्ट्रिंग मैंने यहां बांध दिया, ठीक है, और उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड मैंने यहां इस पे बांध दिया, तो एक आपके पास एक पर्टिकुलर लेंथ हो गई स्ट्रिंग की, और उस स्ट्रिंग को मैंने टाइटली बांध दिया। ये आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो फर्स्ट ईयर में, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर का एक्सपेरिमेंट अगर आपको ध्यान हो। क्या होता था उसमें, हम एक स्ट्रिंग एक रोड के साथ टाइट करके और उसके ऊपर से पुली के ऊपर से लेकर उसके वेट डाल के उसके अंदर, और हम वाइब्रेट करवाते थे वाइब्रेटर की हेल्प से, है ना। और जब वो वाइब्रेट करता था तो वहां पर वेव्स बनती थी, वो होती थी स्टैंडिंग वेव्स। और उन स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन होती थी कि भाई इस लेंथ में कितनी स्टैंडिंग वेव बनेगी, नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी या नहीं बनेगी, उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती थी। तो पर्टिकुलर एक स्टैंडिंग वेव कंडीशन के लिए या रेजोनेंस की कंडीशन के लिए, उसको रेजोनेंस भी कह सकते हो आप, रेजोनेंस कंडीशन के लिए जो कैविटी की जो लेंथ है, कैविटी की जो लेंथ है, दैट मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू लैम्डा। Q क्या है बच्चों, इंटीजर है, 0 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज की हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान हो, यहां से अगर मैं कहूं n की, अगर Q की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो लैम्डा क्या है बच्चों, 12। यानी फर्स्ट मोड के लिए एक फर्स्ट मोड अगर बनेगा, उस मोड में n की वैल्यू, अगर Q की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो लैम्डा 12 आया। इसका क्या मतलब है, इस लेंथ में 12 लेंथ में एक वेव कंप्लीट होगी, तो लेंथ कितनी है अपने पास, L, तो L लेंथ में कितनी होगी, हाफ वेव बनेगी। समझे नहीं समझे। इस प्रकार से Q की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो उतनी ही लेंथ में एक वेव कंप्लीट बनेगी। यानी ये कंडीशन बहुत जरूरी है अगर हम ये चाहते हैं कि क्या हो, वो फोटॉन्स जो हैं वो रैंडमली जो इधर उधर फोटोन जा रहे हैं और जो स्टिमुलेट एमिशन भी कर रहे हैं, जब रैंडमली हैं तो वो स्टिमुलेटेड फोटॉन्स भी रैंडमली होंगे। हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में अलाइन हो, और बार बार देखो, जब वो फोटॉन्स बार बार यहां टकराए, फिर वहां गए, फिर वो टकराएंगे, फिर वो उधर जाएंगे, बार बार वो एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी जब उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब हाईली एनर्जी हो जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है, पास आउट करवा देंगे, और इस प्रकार से जो लेजर बीम होगी वो हाईली एम्पलीफाइड बीम होगी। क्लियर है यहां तक। अब ऐसा होता कैसे, प्रोसेस क्या है, तो ये कंडीशन है बच्चों हमारी रेजोनेंस कंडीशन। आपको पता है लाइट जो है, जो भी लेजर लाइट है, फोटॉन्स हैं, वो कहां से ट्रैवल कर रहे हैं, मीडियम से। किस में ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों, अगर लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा। अगर वो लाइट मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा डैश, दैट इज लैम्डा यानी वेवलेंथ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता हो ना। तो वहां लैम्डा डैश is written as lambda divide by n for a medium। तो n is the refractive index। मैं इसलिए
एन मैं इसलिए ले रहा हूं यहां पर कि जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं फिलहाल, तो उसमें एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया हुआ है, मैंने इसलिए एन दिखा दिया, अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप उस एन को नंबर मान लो, कुछ नंबर इंटीजर नहीं है ये कोई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां से क्यू एल क्या है बच्चों, 2n into l आ गया, लैम्डा डैश को मैंने लैम्डा बाई एन पुट कर दिया, ओके। अब लैम्डा क्या होता है, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अगर यहां से लैम्डा की वैल्यू हम पुट करें, लैम्डा की वैल्यू c बाई न्यू पुट कर दें, तो यहां से एक इक्वेशन आई बच्चों, क्यू सी डिवाइड बाई न्यू इज इक्वल टू 2n into l, 2 पाई से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 पाई से इधर। तो यहां एक कंडीशन आ गई, रेजोनेंस कंडीशन। क्या कंडीशन आई बच्चों, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी फोटोन की जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू, ये तो मोड है आपका, 1 2 3 4 जो वैल्यू पुट कर दे। व्हाट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट, पाई कांस्टेंट है, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एल क्या है, लेंथ है, यानी ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है। लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी जो होगी बच्चों क्या होगी, वो कम होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर। अब एक बात देखो, जब भी कोई लाइट इंटेंसिटी मीडियम में से ट्रैवल कर रही है, या वो लाइट इंटेंसिटी मिरर पे टकराएगी, हम ये मान कह रहे हैं कि ये 100% रिफ्लेक्टिंग है, मैं ये कह रहा हूं कि 90%, ये तो मैंने मान ही लिया है, ये 90% रिफ्लेक्टिंग है, ये क्या है, 100% रिफ्लेक्टिंग है। लेकिन कोई भी मिरर 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं हो सकता, यानी कुछ ना कुछ पोर्शन लाइट का वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। एक तो होता ट्रांसमिट करना, अगर एक होता बच्चों कुछ लाइट क्या कर ली, ऑब्जॉर्व कर ली, ठीक है। और एक होता है कि अगर वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 से क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, मान लिया फोटोन लाइट यहां के यहां रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्ट होकर जो वापस जाएगी उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो क्या आएगी, R इंटू आई। R इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। कुछ याद होगा क्वांटम मैकेनिक्स का जो लास्ट सेकंड यूनिट में हमने डिस्कस किया था, R कैसे निकालते थे, इंसिडेंट जो भी हुआ है, जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड पार्ट डिवाइड बाय इंसिडेंट पार्ट, तो वहां से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इंटेंसिटी हम पिछले लेक्चर में, जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था, मैंने कहा था एक बार रिवाइज करना उसको, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें बच्चों हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंटेंसिटी है, कोई लाइट जब किसी मीडियम में से ट्रैवल कर रही है, अगर वो z डिस्टेंस ट्रैवल कर ले फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये ओमेगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैं कह रहा हूं बार बार, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है एक तो जो उसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी थी, यानी मान लिया बाहर से लाइट एंटर कर रही है इस गेट में, यहां से एंटर कर रही है, ठीक है, और वहां कोई मीडियम नहीं है, लेकिन जैसे यहां एंटर करती है यहां मीडियम है, तो वो जो गेट पे एंट्री करेगी वो आई नोट ओमेगा, ये जो है वो गेट की एंट्री की है, और जब वो अंदर आएगी बच्चों, फिर वो z पे आके कितनी होगी, वो इतनी होगी। मान ले वहां से यहां तक आ गई, यहां आने पर कितनी इंटेंसिटी रही, वो होगा आई ओमेगा जेड। तो ये आएगा बच्चों माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा जेड। ये हम पिछले लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंटेंसिटी जो है z डिस्टेंस कवर करने के बाद कितनी रहेगी। क्लियर है। अब अल्फा क्या है, अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा इज अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और पर्टिकुलर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अलग अलग होगा। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो क्या है, वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, अगर अल्फा नेगेटिव है तो क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन कोफिशिएंट। बताया था, कर चुके ना डिस्कस। तो इसीलिए अगर मैं इसको अब्जॉर्प्शन अटेन्युएशन इंटेंसिटी के रूप में लिख रहा हूं तो बेटे माइनस होगा, लेकिन अगर मैं इसको एम्प्लीफाई फैक्टर के रूप में लिख रहा हूं कि वहां तक आते आते लाइट कितना एम्प्लीफाई हो गई है, तो मैं इस अल्फा को लिखूंगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मैनर में अगर इसको लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आई ओमेगा जेड आई ओमेगा नॉट ई अल्फा जेड। तो ये मॉडुलस रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर नॉट द एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ओके, तो इक्वेशन सेम है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव का मीन्स क्या है बच्चों, ये एम्प्लीफिकेशन है। अब मेन बात क्या है, मैंने कहा कि ना तो देखो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, ना ही ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, और फोटोन क्या हो रहे हैं बच्चों, बार बार उस दीवार पे जाके टकराए, फिर वहां से टकरा के वापस आए, फिर इस पे टकराए, फिर यहां से गए, फिर वहां टकराए, यानी बार बार जब फोटोन ऐसे टकरा रहे हैं तो हर केस में कुछ ना कुछ इंटेंसिटी का लॉस लाइट का होगा नहीं होगा, ठीक है। तो जाते समय मान लिया यहां टकराए, R1 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया इसका, ठीक है, वहां जाकर टकराए, उसका कितना आया, R2। तो एक ट्रिप में जब एक बार यहां से यहां गया, एक ट्रिप में जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आया वो बन गया
R1 R2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -2 गामा। अब ये कहोगे सर गामा क्या है? जैसे ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमें अब्जॉर्प्शन ये बता रहा है कि भाई इतना फैक्टर लाइट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ये उसके बारे में हमें बता रहा है। आप इसको लॉगरिथम लेके आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो, आप यहीं से हमने इस फॉर्म को ऐसे लिखा है। लेकिन आप एक बात देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि केवल और केवल रिफ्लेक्शन का लॉस है। कैसा लॉस है बच्चों? रिफ्लेक्शन का लॉस है। लॉस तो और भी होंगे लेकिन उन लॉसेस को हम यहां नेगलेक्ट कर रहे हैं और केवल रिफ्लेक्शन लॉसेस हम कंसीडर कर रहे हैं। और अगर रिफ्लेक्शन लॉसेस कर रहे हैं तो इंटेंसिटी में कितना चेंज आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझे इसको कि कितना इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा। पहले कितना इंटेंसिटी था? ये था, ठीक है। अब एक ट्रिप में यहां वहां से यहां आया फोटोन, फिर वापस यहां से यहां गया, तो एक ट्रिप में कितनी लेंथ कवर कर ली? एक ट्रिप में कितनी लेंथ कवर कर ली? 2L। कितनी कर ली? तो अगर Z की जगह मैं 2L लिख देता हूं तो यहां कितना आ गया बच्चों? I ओमेगा ई रेज टू पावर अल्फा इंटू 2L। ये तो होगी लाइट एम्पलीफाई एक ट्रिप में, लेकिन उसी ट्रिप में लॉस कितना हुआ? इतना हो रहा है बच्चों लॉस। तो हमें चेंज कितना मिला लाइट इंटेंसिटी का एक ट्रिप में? अगर केवल हम रिफ्लेक्शन का लॉस मान के चलें, इस तरीके से वो एम्पलीफाई हो रही है और एक ट्रिप में इतना लॉस हमें मिल रहा है, तो इंटेंसिटी का चेंज कितना आया बच्चों? तो वो इंटेंसिटी का चेंज आ जाएगा I ई रेज टू पावर, ये जो आया है Z की जगह क्या आ जाएगा? 2L अल्फा, और यहां आ जाएगा बच्चों क्या है? गामा। इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, ये फैक्टर आ गया। अब एम्पलीफिकेशन के लिए सबसे मेन कंडीशन ये है, ये फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन 0 कह सकते हो सिंपली अगर हम कहें तो, क्योंकि पॉजिटिव की बात तो 0 पे ही कहेंगे, 1 तो अपने आप ही वहां से अंडरस्टूड है। ये फैक्टर जो आना चाहिए बच्चों वो 0 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये फैक्टर चला जाएगा नीचे और इंटेंसिटी में एम्पलीफिकेशन की बजाय क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इस फैक्टर का 0 से ज्यादा होना जरूरी है। और अगर ये फैक्टर बच्चे 0 से ज्यादा है, इसका मतलब यहां से अल्फा ओमेगा L इज इक्वल टू गामा आ जाएगा। अनदर कंडीशन, ये एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें बता रही है कि लाइट जो है वो एम्पलीफिकेशन के लिए अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द कैविटी दैट मस्ट बी इक्वल टू ए फैक्टर गामा। तो यहां से हम इस कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम अज्यूम करके क्या चले हैं, नेक्स्ट जो फैक्टर होगा, ये एक्सप्रेशन पिछले लेक्चर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहां डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट स्पॉन्टेनियस आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन A21। ऊपर से इलेक्ट्रॉन अपने आप जो है ना वो एक्साइटेड से डी एक्साइट हो रहे हैं। आइंस्टाइन कोफिशिएंट, स्पॉन्टेनियस आइंस्टाइन कोफिशिएंट पाई स्क्वायर C स्क्वायर N। G1 G2 क्या है बच्चों? डीजेनरेसी है। क्या है? G1 बाई G2 N2 माइनस N1 इंटू जी ओमेगा। देखिए ये क्या है? अल्फा ओमेगा। तो अल्फा ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहां से? गामा बाई L। तो इसको मैं गामा बाई L के इक्वल लिख सकता हूं। इस गामा को निकालेंगे लास्ट में, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता गामा है क्या। अब मुद्दा सारा गामा के ऊपर है कि गामा है क्या, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गई। अगर गैस हमारी डीजेनरेट है तो एक तो नॉन डीजेनरेसी हम बात करते हैं, तो G1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में? G2। तो यहां पर G1 इक्वल टू G2 वैल्यू पुट कीजिए और ये वैल्यू यहां पर अगर रखेंगे तो हमें यहां से N2 माइनस N2 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। याद इस फार्मूले को ही हमने यहां पर लिखा, रीराइट किया और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं किया हमने यहां पर। ठीक, अब मान लेते हैं हमारे पास N नॉट नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। टोटल कितने फोटॉन है बच्चों? N नॉट नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो बैक एंड फोर्थ ट्रेवल कर रहे हैं, और N वो हैं जो बच गए कितने ट्रिप के बाद? M ट्रिप के बाद। शुरुआत में मान लिया यहां से 200 फोटॉन्स चले, 200 फोटॉन्स गए उधर, फिर वहां से टकरा के फिर इधर आए, फिर वहां से टकरा के फिर इधर आए। मैंने देखा 10 चक्कर के बाद जो फोटॉन्स हैं वो 150 रह गए, 150 रह गए। पहले कितने थे? अब कितने रह गए? यानी कुछ ना कुछ तो कम हुए ना। तो पहले तो थे हमारे पास N नॉट, M ट्रिप के बाद, समझ गए ना, M ट्रिप के बाद एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो इस प्रकार से M साइकिल्स के बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने रह गए बच्चों? N। तो कितनी एनर्जी का क्या कंसेप्ट होना है फिर? देखो हमारे पास एनर्जी क्या है जो रिमेनिंग एनर्जी रही M ट्रिप के बाद, क्या रही? NH कट ओमेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। कब?
m ट्रिप के बाद। और ये क्या है, टोटल एनर्जी n नॉट h कट ओमेगा e रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल -2m ओमेगा। क्योंकि आपको पता है वो बार बार ऐसे ट्रिप कर रहे हैं तो हर ट्रिप में एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि मैंने यहां पहले बता दिया, देखो हर ट्रिप में क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ये किसका था, एक ट्रिप का था। ट्रिप्स कितने हैं, m है, तो m से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी लॉस आ जाएगा बच्चों। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आया, नंबर ऑफ फोटॉन्स आफ्टर m ट्रिप एंड द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इनिशियली। इनिशियल कितने फोटॉन्स थे और बाद में कितने हैं, क्लियर। अब जो ये टाउ एल है, ये हमने एक सिंगल पैसेज का टाइम ले लिया भाई। एक बार यहां से यहां और यहां से यहां जाने में कितना टाइम लिया फोटोन ने, मान लिया वो टाइम मान लिया टाउ एल, एक ट्रिप का, क्लियर है। कितने ट्रिप्स किए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया m इंटू टाउ एल। तो यहां से हमें m तो पता चल गया भाई, कितने ट्रिप्स की पता चल गया, लेंथ आपको पता थी, टाइम आपको पता भाई, इतने टाइम के बाद मैंने इसको नोट किया तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है, m इज इक्वल टू t डिवाइड बाई टाउ एल। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया बच्चों, t बाई टाउ एल। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मीडियम के लिए, कोई भी मीडियम बच्चों, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब वो डी एक्साइट हो रहा है, हम ये देखना चाहते हैं व्हाट विल बी द एवरेज लाइफ ऑफ दैट मीडियम। एक मीडियम का एवरेज लाइफ क्या होता है। अब एवरेज लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे, एवरेज लाइफ इज दैट टाइम फॉर ए मीडियम एट विच द नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स 1/e टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट प्रेजेंट केस। मान लेते हैं एक्साइटेड स्टेट में 500 एटम्स हैं, जिस टाइम पे एक्साइटेड में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या 500 का 1/e टाइम्स रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। उसको t से, या t जो भी आप माने उसको टाइम ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। और एक और मेन बात ये है, एवरेज लाइफ इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू द आइंस्टाइन स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट। सीधी सी बात है, स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट क्या है बच्चों, ऊपर से एटम्स अपने आप कैसे डी एक्साइट हो रहे हैं, वो कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना लाइफ टाइम क्या होगा, एवरेज लाइफ कम होगा। जितना वो कम होगा उतना एवरेज लाइफ क्या होगा, मतलब जितने ज्यादा टाइम तक वो ठहर सकते हैं उसमें एवरेज लाइफ ज्यादा है। इमीडिएटली नीचे आ रहे हैं तो एवरेज लाइफ क्या है बच्चों, कम है। तो ध्यान रखें, एवरेज लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट ऑफ आइंस्टाइन फैक्टर, ठीक है, तो उसके बराबर होगा। तो हमने क्या लिया बच्चों, ये एक्सप्रेशन आ गया यहां से। अब एवरेज लाइफ की डेफिनेशन मैंने क्या कही, एवरेज लाइफ मैंने ये कहा जिस टाइम पर, वो टाइम जिस पे नंबर ऑफ एटम्स n जो है वो n नॉट बाई e रह जाए, ठीक है। यानी अगर मैं इस इक्वेशन में इस t की जगह बच्चों, ये जो t है इसकी जगह एवरेज लाइफ टाइम रख दूं तो ये फैक्टर 1 हो जाना चाहिए, नहीं होना जाना चाहिए, ये ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं यहां एवरेज टाइम रख दूं वैल्यू, यहां इसकी वैल्यू क्या रख दूं बच्चों, एवरेज टाइम रख दूं, तो मैं कहता हूं ये फैक्टर क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि जब ये 1 हो गया तो क्या बच गया, n नॉट e की पावर -1, और -1 नीचे चला क्या हो गया, n नॉट बाई e। तो किसकी डेफिनेशन है ये, एवरेज लाइफ की। तो जैसे आप t की जगह पर बच्चों, यहां पर इस t की जगह जैसे ही मैं टाउ पुट करूंगा तो ये पूरा फैक्टर 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज लाइफ। और यहां से बच्चों इक्वेशन आ गई हमारे पास, एवरेज टाइम टाउ एल डिवाइड बाई 2 गामा। अब टाउ एल क्या माना था, एक ट्रिप का टाइम, कितनी स्पीड से फोटोन जा रहा है, c स्पीड से, कितनी लेंथ कवर की उसने, 2l, तो टाउ अपने पास पता है, टाउ एल कितना होगा, 2l डिवाइड बाई c। तो यहां से हमारे पास बच्चों c जो टाउ आ गया वो आ गया lc बाई गामा, lc बाई गामा। तो गामा आ गया नहीं आ गया, तो इस गामा फैक्टर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए इसमें, तो वो हमारे पास बच्चों n2 माइनस n1 आ जाएगा। अब आप देखिए n2 माइनस n1 जो है ना, ये फैक्टर, n2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, n1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। ये जो फैक्टर है एक तो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, और 1 बाई जो a21 था वो क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, वो टाइम, एवरेज लाइफ टाइम स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। तो इसको 1 बाई a21 को लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल होता है ना इसका, तो इसको लिख दिया हमने स्पॉन्टेनियस टाइम में c³ n पाई स्क्वायर g ओमेगा इंटू टाउ।
तो आप ये देखिए ध्यान से, दो फैक्टर हैं यहाँ पर, एक स्पॉन्टेनियस एवरेज लाइफ जो है, और टो क्या है बच्चों, दैट इज द ओवरऑल एवरेज लाइफ ऑफ द सब्सटेंस, जो क्या है लाइफ, एक तो होता है लाइफ टाइम और एक होता है एवरेज लाइफ। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि किसी कोई भी जो सब एटम है वो कितने टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, और एवरेज लाइफ क्या है, एक पूरे सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स उस टाइम पे 1/E फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फैक्टर, दिस इक्वेशन और दिस कंडीशन इज कॉल्ड शैलो-टाउन्स कंडीशन और थ्रेशोल्ड कंडीशन। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो लेजर का जो टॉपिक है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसमें काफ़ी सारी टर्म्स अचानक, क्योंकि हालांकि देखो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी टर्म्स आपने पहले पढ़ी हुई भी हैं लेकिन काफ़ी टाइम पहले पढ़ी होंगी तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा लिंक नहीं बन पाता। इसीलिए एक बार बच्चों साथ साथ में इसको जरूर रिवाइज करें जब भी आपको टॉपिक कर रहे हो। एक टॉपिक और इसका रहता है, वो जो नेक्स्ट है लेजिंग एक्शन, जो हम बात करें उस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे बच्चे कि 2 लेवल लेजर पॉसिबल क्यों नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लेजर पंपिंग। देखिए जब भी हम लेजर एक्शन की बात करते हैं तो लेजर एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत ज़रूरी है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन किस मेथड से हमने करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन करना कैसे है कि हम लेजर मीडियम पार्टिकल्स के एटम्स को एक्साइट करवाते हैं, वो एक्साइट हम डिफरेंट मेथड से करवा सकते हैं, उसी प्रोसेस को हम लेजर पंपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द एटम्स ऑफ ए लेजर मीडियम विद हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल मीन इज कॉल्ड लेजर पंपिंग। वो ऑप्टिकल पंपिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट से हम पंपिंग कर रहे हैं तो ऑप्टिकल पंपिंग, रूबी लेजर में ऐसा करते हैं। पंपिंग बाय केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन हम करके वहाँ जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एटम्स को एक्साइट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के लिए करते हैं। पंपिंग बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हीलियम नियॉन लेजर में ऐसा होगा जब हम लेजर पढ़ेंगे। इंजेक्शन ऑफ कैरियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे भी हम कैरियर्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, जो होता है सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर। तो पंपिंग प्रोसेस है क्या, और हमारा इस टॉपिक का मेन पर्पज़ यही है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि 2 लेवल लेजर पॉसिबल क्यों नहीं है, वाई द 2 लेवल लेजर इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए मान लेते हैं बच्चों हमने एक 2 लेवल सिस्टम ले लिया जिसमें N0 जो है वो टोटल पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड से जितने भी नंबर ऑफ एटम्स उनकी टोटल पॉपुलेशन है, और उसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे कि बाहर से और कोई एक्स्ट्रा एडिशन हम या वहाँ से रिमूव नहीं हो रहे हैं एटम्स का जो अमाउंट है। N2 जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हायर एनर्जी लेवल में है, N1 जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लोअर एनर्जी लेवल में है। तो टोटल अगर हम देखें तो जो N0 है वो N1 + N2 होगा, और जो चेंज आएगा बच्चों भाई कितना डिफरेंस है, मतलब किस में ज़्यादा है किस में कम है, हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा है या लोअर में कम है ज़्यादा है, तो वो आ जाएगा N1 - N2। तो यहाँ से हम N1 N2 निकाल लेंगे इस इक्वेशन के साथ। ओके, अब जो रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है इन अपर एनर्जी लेवल यानी हायर एनर्जी लेवल डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। B12 इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड गोइंग फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी। N2 - N1 पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफरेंस हो गया। E क्या है, एनर्जी जो हमने सप्लाई की है। देखिए ये तो जो है ना ये वो है, आप यहाँ पर इसको N1 - N2 लिखें तो यहाँ प्लस आ जाएगा, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये तो है, ये फैक्टर वो है जो पॉपुलेशन हम कह रहे हैं कि N2 के अंदर बढ़ रही है, लेकिन ड्यूरिंग द दैट टाइम जो ये टाइम ओवरऑल जो डीके टाइम है उसी टाइम के दौरान नंबर ऑफ एटम्स ऐसे भी हैं जो वहाँ से डीके कर रहे होंगे, तो नंबर ऑफ डीके टू एटम्स है दैट इज N2/τ। तो इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और टाउ क्या है, ओवरऑल टाइम जो डीके है उसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर N2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, N2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, N0 - Δn/2। यहाँ पर हमने इसको N1 - N2 लिख दिया तो माइनस यहाँ से गायब हो गया, और यहाँ पर बच्चों N2 की वैल्यू हमने वही वैल्यू पुट कर दी, N0 - Δn/2τ। इसका डिफरेंशिएशन किया, ये कांस्टेंट टर्म है 0 हो गया, ये बच गया -1/2 डेल्टा d/dt डेल्टा n, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेरिएशन आ रहा है। यहाँ पर डेल्टा n हो गया बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टर्म माइनस की आ गई, इनमें से डेल्टा n कॉमन ले लिया, इस माइनस को मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड लेके, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। स्टडी एनर्जी स्टेट पे हम क्या बात करते हैं, स्टडी एनर्जी स्टेट पर d डेल्टा n /dt जो आएगा बच्चों वो 0 हो जाएगा स्टडी स्टेट पर, और अगर ऐसा होगा तो हमें डेल्टा n की वैल्यू, इस इक्वेशन को अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो हमें ये वैल्यू मिलती है। अगर यहाँ पर B12 E न्यू टाउ जो है अगर वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है
कि जो डेल एन है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट आप साफ तौर पर देख सकते हो, और अगर ये जीरो अप्रोच हो रहा है इट मीन्स n1 n2 इक्वल हो गए और n0/2 आ गया। मीन्स जितना पॉपुलेशन मैक्सिमम देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में है वही पॉपुलेशन कहाँ हो गया बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में है। लेकिन इसके लिए जब लगातार हम देखेंगे ये पॉसिबिलिटी ये बहुत रेयर है और बहुत ही मतलब हमारे लिए एक टिपिकल टास्क होगा कि हम हायर स्टेट में ज़्यादा नंबर कर दें, लोअर स्टेट में कम रह जाए। लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर हो गए हैं। लेकिन लेजर एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में बचे नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, कम होंगे, जो कि यहाँ पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लेजर है वो 2 लेवल सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है। यहीं से हम पंप पावर निकालते हैं, पंप पावर एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम बाय द मटेरियल। मतलब एक मटेरियल जो है वो अपनी पॉपुलेशन डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए उसको कितनी पंप पावर बाहर से रिक्वायर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम। तो पंप पावर पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, एच कट ओमेगा एनर्जी, अब फोटोन की एनर्जी की हम बात करते हैं तो एनर्जी फैक्टर हो गया, B12 ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1 to 2 अब्जॉर्व करके हम उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। ई न्यू क्या है, एनर्जी जो सप्लाई की गई एनर्जी डेंसिटी, एंड डेल्टा इन द जो डिफरेंस हम जिस डिफरेंस को हमने मेंटेन करना है। ठीक है, डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ गई, उस डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये फैक्टर जो बच्चों एक से अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास जो पावर आएगी ये एक नेगलेक्ट हो जाएगा, जो पावर आएगी वो इस पे आएगी, डिपेंड करेगी। और आप साफ तौर पर देखिए जो पावर एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डी के टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो पावर एब्जॉर्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी के टाइम। तो बच्चों इस यूनिट में एक हमारे पास जो ब्रॉडनिंग का टॉपिक है वो रहता है, उसके मैं कोशिश करूँगा आपको एक पेज पे 2 या 2 पेज पे उसके पर्टिकुलर नोट्स बन जाएंगे और वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कुछ समझाने की होगी तो मैं क्लास जो नेक्स्ट हमारी ऑफलाइन क्लास लगेगी उसमें हम उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। अब हमारी एक यूनिट बचती है लेजर, टाइप्स ऑफ लेजर। उसमें एप्लीकेशन है, हीलियम नियोन लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है और रूबी लेजर है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।